तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 से 10 4 जा 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? पहली मिस यूनिवर्स की बात करें तो वो थी सुष्मिता सेन हमारी। और अगर हम बात करें रीता फारिया की, तो ये पहली महिला थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी और एशियाई मुल्क की थी, और फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी। सुष्मिता सेन जो थी वो मिस यूनिवर्स बनी थी फर्स्ट। लारा दत्ता जो है वो बनी थी 2000 में, मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है। और सुष्मिता सेन फर्स्ट मिस यूनिवर्स बनी थी। तो याद रखना, फर्स्ट अगर मिस वर्ल्ड आए तो वो बनी थी रीता फारिया। अगर पूछा जाए फर्स्ट मिस यूनिवर्स, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिस यूनिवर्स, वो सुष्मिता सेन थी। लारा दत्ता भी मिस यूनिवर्स बनी थी, वो बनी थी 2000 में। ठीक है। अगर हम 2021 की बात करें तो वो हरनज संधू थी जो बनी थी, और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्वालिटी सर्टिफिकेशन इन इंडिया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्वालिटी सर्टिफिकेट इन इंडिया। तो जो ये है वो कृषि के सामान में दिया जाता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये इसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, सर्टिफाइड है। तो कृषि के सामान के ऊपर एगमार्क दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अगर हम भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो वो करता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। और अगर हम बात करें और ये कैसे करता है, ये जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह से करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो आर्टिकल 66 के तहत चुनाव इनकी डायरेक्ट कोई पर्सन या कोई पर्टिकुलर लोग, इनकी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो इनकी नियुक्ति नहीं करता है। इसके लिए निर्वाचन मंडल बनाया जाता है जिसमें दोनों सदन, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं इनका निर्वाचन करते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है इनका जो निर्वाचन करते हैं वो दोनों जो सदन है उनके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मैं निर्वाचित वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही करते हैं, जो मनोनीत हैं वो नहीं करते हैं। और दिल्ली और पांडुचेरी या फिर पुदुचेरी भी बोलते हैं उसको, यूटी प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखना, निर्वाचित सदस्य ऐड करना है आपने। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति में निर्वाचित नहीं आता है, दोनों सभी मिलकर करते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो निर्वाचित सदस्य दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं में से सारी राज्यों के, और पांडुचेरी और दिल्ली की यूटीज में जो विधानसभा होती है उनके सदस्य, निर्वाचित सदस्य मिलकर इनकी क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, और इनका जो राष्ट्रपति का है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है निर्वाचन मंडल द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75(1) के अकॉर्डिंग होती है। क्लॉज नंबर 1, 75 क्लॉज नंबर 1 के तहत होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और ये लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उनके होता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, जिन्हें ज़्यादा सीटें मिली होती है, ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं, उन्हीं को ही प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति जो करी जाती है वो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा के सदस्य में जो साधारण बहुमत से इनको चुना जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। राष्ट्रपति में कौन? राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 54। उपराष्ट्रपति में आर्टिकल नंबर 66। प्रधानमंत्री में क्लॉज 75 का क्लॉज नंबर 1 राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही करते हैं जो साधारण बहुमत से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो मैंने पहले बताया है एक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, आर्टिकल 54 मैंने पहले बता दिया है आपको, और इसमें निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, वो चाहे राज्यों की विधानसभाएं हो या फिर दिल्ली और पांडुचेरी की यूटीज हो या फिर दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? ठीक है, ये है INS विराट जो है एक स्पेस एयरक्राफ्ट है ये। ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडिया का है स्वदेशी विमान वाहक पोत। ठीक है, नेवी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ फसल है? खरीफ फसल है वो जो है कौन सी है इसमें से? तो कपास जो है खरीफ फसल है। अगर हम गेहूं और मटर चने की बात करें तो ये जो है हमारी रबी फसल है। खरीफ जो फसल रहती है मानसून में बोई जाती है, और जो हमारी रबी फसल है, यानी जो रबी फसल है वो
है हमारी सर्दियों में बोई जाती है, और ये जो है खरीफ फसल है ये बोई जाती है मानसून में। तो आपको पता चला कपास, अगर हम और एग्जांपल की बात करें, कपास हो गया, मक्का हो गया, और मक्के के साथ साथ हमारे चावल हो गए, और ये कपास हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये आती है खरीफ फसल में। गेहूँ, चना, मटर, ये सारी चीज़ें आती है हमारी रबी फसल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत विभाजन के समय कश्मीर का शासक कौन था। अगर हम बात करें भारत विभाजन की, जब भारत विभाजन हुआ था तो उस समय कश्मीर का राजा जो हुआ करता था वो महाराजा हरि सिंह हुआ करता था। तो स्टार्टिंग में तो इसने भारत में विलय होने से मना कर दिया था, ये अलग एक स्वतंत्र देश चाहता था, स्वतंत्र राज्य चाहता था। बट पाकिस्तान के बार बार अटैक करने की वजह से इसने क्या है, विलय पत्र पे क्या कर दिया, साइन कर दी। और कब साइन करे थे इसने, 26 अक्टूबर 1947 में इसने विलय पत्र पे क्या कर दिया, साइन कर दिए थे। तब से कश्मीर हमारे पास है। और पाकिस्तान का जो अटैक हो रहा था, अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। रेनेसांस, वेयर डिड द रेनेसांस बिगिन, तो हुआ था इटली से। और अगर हम बात करें इंग्लैंड में, तो 15 सेंचुरी के एंड तक, 15 सेंचुरी के एंड तक, 14 सेंचुरी में जो है वो इटली में है, 15 सेंचुरी के एंड में जो है वो इंग्लैंड में पहुंच गया था। और जर्मनी की अगर हम बात करें, 15 से 16 सेंचुरी तक वो जर्मनी में स्टार्ट हो गया था। और 14 से 16 के बीच में स्पेन में भी, स्पेनिश कंट्रीज में भी फैल गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर है इटली से स्टार्ट हुआ था, फिर पूरी दुनिया में फैल गया था। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था, तो हुआ था बैरकपुर से। बैरकपुर में जो है मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था, उन्होंने विद्रोह कर लिया था। उन्होंने विद्रोह किया था और एक ब्रिटिश सैनिक को मार दिया था, जिनकी वजह से इनको फांसी भी दे दी गई थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को इनको फांसी, 1857, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे नाम के सैनिक ने क्या कर लिया था, इनको फांसी दे दी गई थी। क्यों दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या है, बैरकपुर छावनी में इन्होंने एक ब्रिटिश सैनिक की हत्या कर दी गई थी। क्यों की गई थी, एनफील्ड राइफल नाम की कारतूस थे, याद रखना है ये क्वेश्चन, ये जो बनता है ये, ठीक है। एनफील्ड नाम का एक राइफल थी, उससे हालांकि अगर हम डीपली पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को, या फिर अगर 1857 की क्रांति को डीपली पढ़ते हैं, तो ये एक अफवाह फैलाई गई थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। तो ये क्या था, एक अफवाह थी। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, एक अफवाह पर भरोसा कर लिया और इन्होंने एक ब्रिटिश सैनिक को मार दिया। और यहाँ से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत करते, बैरकपुर के मेरठ से ही माना जाता है इसका स्टार्टिंग। तो फर्स्ट शहीद भी कहा जाता है मंगल पांडे को, कि 1857 की क्रांति में या फिर रेवोल्यूशन में जो था मंगल पांडे फर्स्ट शहीद थे। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई थी। आगरा में जो है ये जो पहुंचा था, 10 मई को पहुंचा था, 10 मई 1857 को आगरा पहुंच गया था। ग्वालियर ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ, एक सैनिक इसमें था, तात्या पांडे भी बोल सकते हैं इनको, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और जो झांसी की रानी थी, झांसी की रानी ने क्या है, यहाँ से झांसी की रानी जो है, इन्होंने ग्वालियर में शरण लेने की कोशिश करी थी, बट उनको यहाँ पे शरण नहीं मिली और वहाँ से वो बाहर निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, ने चलाया था। 1 अगस्त 1920 को ये चलाया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। उनका जो मेन मोटिव था इस आंदोलन को स्टार्ट करने का, वो था स्वशासन और जो ब्रिटिश चीज़ों का है वो विरोध करना, वापस अपनी स्वदेशी चीज़ों को चलाना। ठीक है, तो ये जो उन्होंने जो ये आंदोलन वापस लिया था, ये लिया था 4 फरवरी 1992 को, यानी फरवरी 1992 को उन्होंने ये, और करेक्ट डेट अगर 4 फेब को थी 1992 में इन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। और वापस क्यों लिया, चोरी चोरा घटना के बाद वहाँ पे गोरखपुर के 42 जो पुलिसकर्मी थे, उनकी उस एक पुलिस थाने में जो है उन्होंने, एक टोली थी आंदोलनकारियों की, उन्होंने आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की हत्या होगी। जिससे महात्मा गांधी ने क्या किया, जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया। कब लिया था, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने ये जो है आंदोलन वापस ले लिया था पूरा कानूनी तौर पर। 12 फेब 1922 को उन्होंने ये कानून वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी, ये ढाका में हुई थी 1906 में। इसमें था जो मुस्लिम जो लोग हैं उनकी जो अधिकार है उनकी रक्षा करना। ठीक है, मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल में तैरती हुई झील कौन सी है। अगर हम महाराणा प्रताप झील, ये पोंग झील के नाम से भी इसको जाना, पोंग झील, और इसको ही महाराणा प्रताप, ये कांगड़ा में है। पोंग झील जो है वो कांगड़ा में है और ब्यास नदी के ऊपर स्थित है। 1975 में ये बनाई गई थी पोंग झील। अगर हम डल झील की बात करें, ये 2 जगह हैं, एक तो ये है श्रीनगर में, और श्रीनगर को कश्मीर का गहना कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और दूसरी है ये हमारे कांगड़ा में 200 साल पुरानी शिव मंदिर के लिए जानी जाती है। एक तो कांगड़ा में है और एक है हमारी श्रीनगर में।
डल झील, ठीक है, दो चीज़ों के लिए कांगड़ा में धर्मशाला के पास है और पुराने शिव मंदिर के लिए जानी जाती है और ये श्रीनगर को कश्मीर का गहना कहा जाता है। अगर हम पराशर झील की बात करें तो ये मंदिर में है, समुद्र तल से इसकी हाइट जो है वो 2730 मीटर है और मीठे पानी की झील है ये। इसके अंदर एक टापू है जो तैरता है, ठीक है, छोटा सा तैरता द्वीप भी इसको कहा जाता है और तैरती हुई झील भी इसको कहा जाता है। अगर हम रेणुका झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी? पराशर झील है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 12 फरवरी 1922 में और जो 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था बैरकपुर से। वैसे तो इसका नन ऑफ दी जाएगा क्योंकि बैरकपुर से नहीं मेरठ से स्टार्ट हुआ था। पुनर्जागरण की स्थापना हुई थी, शुरुआत इटली से हुई थी और भारत विभाजन के समय कश्मीर का राजा महाराजा हरि सिंह था और इन्होंने कब हस्ताक्षर किए थे बिले पत्र पर? जब पाकिस्तान वालों ने बहुत ज़्यादा आक्रमण इनके ऊपर करना स्टार्ट कर दिए थे। और कब इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 में इन्होंने हस्ताक्षर करे थे। गेहूँ, चना, मटर एक रबी फसल है, कपास एक जो है खरीफ फसल है। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, वो है INS विक्रांत। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति जो है उनका जो है नियुक्ति होती है आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग और मुख्य न्यायाधीश जो है उनका आर्टिकल 124 क्लोज नंबर 2 के अकॉर्डिंग होता है। और किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। एगमार का संबंध किससे है? कृषि से संबंधित है, ठीक है। भारत की मिस यूनिवर्स कौन थी? फर्स्ट सुष्मिता सेन। अगर मिस वर्ल्ड की बात करें तो रीता फारिया थी। त्रिपिटक इतने क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।